क्लास 12 सोशोलॉजी चैप्टर है हमारा फोर्थ, और इसका सेकंड पार्ट है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो आप हमारा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर हो चुके हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति के लाभ बताइए। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि हरित क्रांति के परिणाम बताइए, और कई बार हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट हरित क्रांति नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे हम हरित क्रांति की, ताकि ये टॉपिक आपको याद ही रहेगा और हमेशा आप इसे आराम से अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो बात करते हैं 1960 के दशक की। बहुत ही महत्वपूर्ण दशक है 1960 का दशक। दशक का मतलब यहाँ पे 10 साल से है, यानी 1960 से लेके 1970 तक का जो समय था, ये 1960 का दशक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस दशक के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी महत्वपूर्ण। इस दशक में दो युद्ध हुए थे। एक तो भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि 1965 में हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, भारत का चीन से युद्ध हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था। दो प्रधानमंत्री की मृत्यु भी इसी दशक में हुई थी, एक तो नेहरू जी और दूसरे जो थे वो शास्त्री जी। और इसके अलावा भी बहुत सारे संकट इस दशक में देखे गए थे। खाद्यान्न संकट, मानसून की असफलता। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बुरा साल कह सकते हो, ये जो 10 साल थे ये बहुत बुरे साल रहे हैं। तो आ, इसी समय जरूरत पड़ी थी हरित क्रांति की। तो क्या है हरित क्रांति, क्या है ये दशक, इतना आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट। आप ध्यान से वीडियो को देखो। चलिए देखते हैं। 1960 के दशक को भारत के लिए संकट का काल माना जाता है। क्यों संकट का काल माना जाता है? क्योंकि इस दशक के दौरान भारत के सामने कई सारी सामने आई समस्या। ठीक है, कौन कौन सी समस्या आई थी इसे समझिए। 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ, जिसमें भारत की पराजय हुई। फिर 1964 में क्या हुआ, यानी कि युद्ध के ठीक 2 साल के बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई, यानी एक प्रधानमंत्री खो दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1965 में, यानी 1964 में इनकी मृत्यु हुई, एक साल बाद 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होगा, और इस युद्ध को भारत जीता। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि भारत जीता है तो इससे भारत को बहुत ज्यादा लाभ हुए। युद्ध में नुकसान भी उठाना पड़ता है, यानी भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और युद्ध में बहुत ज्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है किसी भी देश को। ठीक है, बहुत सारे उसके सैनिक भी मर जाते हैं, ये भी है। उसके ठीक एक साल के बाद 1966 की बात करें तो शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई। यानी कि देखो 1960 के दशक में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा देखो, मानसून की असफलता, सूखा पड़ गया, अकाल जैसी स्थिति आ गई, और खासकर बिहार जैसे स्टेट में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था इस समय में। ठीक है, खाद्यान्न संकट हो गया, देश के पास अनाज नहीं था, गरीबी, भुखमरी, और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित था इस वाली घटना में। तो आप समझिए कि इतने सारे संकट 1960 के दशक में थे। ऐसे में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार ने सोचा कि हमें अनाज की जो कमी हो रही है, फसलें जो यहाँ पे सूख रही है, यहाँ पे जो खेती नहीं हो पा रही है, मतलब इतना ज्यादा जो खेती के मामले में भारत पिछड़ रहा है, इसको, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, कैसे अनाज की पूर्ति की जाए, क्योंकि देश बड़ा था, जनसंख्या बड़ी थी, और सूखे के कारण कृषि वो उपज दे नहीं पाई थी, और भूखमरी जैसे हालात हो गए थे। तो इससे कैसे निपटा जाए, तब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई उसको हम उस पॉलिसी को हरित क्रांति के रूप में देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देश में बहुत ज्यादा बड़ा, आप कह सकते हो, खाद्यान्न संकट था, अनाज के लिए अकाल पड़ गया था, अमेरिका जैसे देशों से अनाज लेना पड़ रहा था, गेहूं लेना पड़ रहा था। तो आप समझिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। तो चलिए अब समझिए आप हरित क्रांति को। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो बैकग्राउंड आपने समझ लिया, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, यानी सरकार के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम था। इसके तहत क्या था, सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए, क्योंकि उस समय में देश में अनाज का बहुत बड़ा संकट था, और किसी तरीके से इस संकट से देश को निकालना था, भुखमरी जो थी उसको दूर करना था। तो ऐसे में सरकार ने अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए किसानों को, ताकि वो खेती करें, अधिक से अधिक फसल उगाएं। कीटनाशक जो होते हैं उसका
वो प्रोवाइड कराए गए किसानों को, खाद और उर्वरक जो होते हैं वो प्रोवाइड कराए गए, सिंचाई की तकनीक दी गई जिससे कि किसान अच्छे से सिंचाई कर पाएँ, अच्छे कीटनाशक खाद और अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कृषि पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया इस समय में, तो ये सब किसानों को प्रोवाइड कराया गया, जिससे कि क्या हुआ कि कुछ राज्यों में इसका असर दिखा, गेहूं की पैदावार जो थी काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये जो हरित क्रांति भी 2 चरण में लाई गई थी। पहला चरण का मतलब है 2 स्टेप में। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या था, पहले उस जगह पे ध्यान दिया गया था जहाँ पे मतलब जिन किसानों के पास ज़्यादा सुविधाएं वगैरह नहीं थी। ये माना गया सरकार की तरफ से, अगर उनको सुविधाएं दे देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन बाद के समय में ऐसा माना गया कि हमें उन किसानों पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समृद्ध है, क्योंकि जो पहले से समृद्ध है, जो पहले से अच्छा उत्पादन कर रहा है, अगर उसको थोड़ा भी प्रोत्साहन मिल जाए सरकार की तरफ से, ठीक है, उसको सुविधाएं मिल जाएं, तो वो उत्पादन को बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से काम हुआ था। तो यह हरित क्रांति आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, हरित क्रांति के कुछ लाभ भी देख लो। देखो, इससे क्या हुआ कि कृषि के क्षेत्र को लाभ हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति से कुछ राज्यों को अधिक लाभ हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मैंने क्लियर लिख रखा है कि कुछ राज्यों को, यानी सभी राज्यों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ हरित क्रांति से। कुछ स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वहां के किसानों को फायदा हुआ, और सभी तरह के किसानों को भी फायदा नहीं हुआ। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पंजाब, यहाँ पे काफी लाभ हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी हरित क्रांति से लाभ हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड भी लाभ हुआ। ठीक है, अब नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादन से क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। नई तकनीक जब इस्तेमाल की गई तो जो फसल जो पहले होती थी उससे ज्यादा मिली। हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, क्योंकि सरकार ने भी झोंक दिया था अपने आप को, और वैज्ञानिकों ने भी अपने आप को झोंक दिया था, क्योंकि देश के लिए कुछ बड़ा करना था, देश को इस भुखमरी से उबारना था। हरित क्रांति से अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा पाए। अभी मैंने आपको एक बात क्लियर कही थी कि सभी राज्यों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ, ये पॉइंट आपने याद करा। अब फिर मैंने आपको ये कहा था कि सभी किसानों को भी लाभ नहीं हुआ। देखो, हरित क्रांति से मध्यम और बड़े किसान को फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको उस लेवल का लाभ नहीं मिला जिसकी आशा की जाती थी। हरित क्रांति का अंतिम परिणाम भी देखिए, विभेदीकरण हो गया, यानी कि जो अमीर किसान थे, धनी किसान थे, वो तो और ज्यादा धनी हो गए, लेकिन जो निर्धन किसान थे, गरीब किसान थे, वो और ज्यादा गरीब हो गए। यानी एक खाई बन गई, अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, ये जो असमानता थी ये भी यहाँ पे देखने को मिली। तो ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति के परिणाम, हरित क्रांति के लाभ हानि, जो भी आपसे पूछे आप इस तरीके से बता सकते हो। पॉजिटिव पूछे तो आप बता देना, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुई, पंजाब हरियाणा और सॉरी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को बहुत लाभ हुआ। ठीक है, मध्यम और बड़े किसानों को लाभ हुआ, जब पॉजिटिव पूछे। अगर आपसे नकारात्मक पूछे तो आप बता देना कि सभी को लाभ नहीं हुआ, सभी राज्यों को लाभ नहीं हुआ, छोटे किसानों को और निर्धन हो गए। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट आप बता सकते हो, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, आजादी के बाद ग्रामीण समाज में कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि देखो, गहन कृषि की जाने लगी थी। इसके कारण जो मजदूर होते हैं, कृषि मजदूर, उनकी खूब बढ़ोतरी हुई, बहुत ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। अब जो पहले भुगतान का भी एक्सचेंज सिस्टम भी रहा होगा, अब वो चीजें खत्म होने लगी और नगद कैश बिल्कुल होने लगा भुगतान। दिहाड़ी मजदूर जो होते थे उनकी वो काफी मतलब दिहाड़ी मजदूरी ज्यादा होने लगी थी। और जो समृद्ध राज्य थे वहां पे मजदूरों का प्रवास होने लगा था। जो जो ज्यादा समृद्ध राज्य नहीं थे वहां से लोग क्या करते थे, अच्छे राज्यों की तरफ चले जाते थे जो ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि वहां पे मजदूरों को ज्यादा दिहाड़ी में पैसा भी ज्यादा मिलता था और उनको काम भी ज्यादा मिलता था। तो ये होने लगा था। भूस्वामी और किसान के बीच में जो पहले से रिलेशन चले आ रहे थे अच्छे, अब धीरे धीरे उस संबंध में कमी आने लगी थी। तो ये कुछ बदलाव हुए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, याद कर लो इसे बढ़िया से। नेक्स्ट है कि मजदूरों का संचार, यानी कि सर्कुलेशन से आप क्या समझते हो, इसका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मजदूर जब एक जगह से दूसरी जगह की तरफ पलायन करने लगे तो इसे मजदूरों का संचार कहा जाता है। अब ये देखिए, मजदूर, कोई भी मजदूर कहाँ जाना पसंद करेगा। क्या कोई मजदूर ये चाहेगा कि वो अपने गाँव को छोड़कर कहीं दूर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाकर काम करे, मजदूरी करें? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा और कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर वो जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं? वो बेहतर बेहतर सुविधाओं की तलाश में जाते हैं। ठीक है, बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं, बेहतर दिहाड़ी जो उनको मिलता है, भुगतान मिलता है,
अच्छे पैसे की तरफ भागते हैं, तो हर कोई अच्छे पैसे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये मजदूर भी ऐसे ही जाते हैं। तो देखिए, समृद्ध राज्यों में कृषि मजदूरों का पलायन तेजी से होने लगा, यानी समृद्ध राज्यों की तरफ पलायन होने लगा, आप ऐसे कह सकते हो इसको। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां इन मजदूरों को अधिक पैसे और रोजगार भी मिल रहा था, यानी पैसे भी गांव के मुकाबले ज्यादा मिलते थे और रोजगार मिल जाता था इन्हें लंबे समय तक। कृषि के व्यापारीकरण के कारण जब व्यापारीकरण हो गया तो ऐसा हुआ, यानी जब कृषि का व्यापारीकरण हुआ तो मजदूरों की डिमांड जो थी बढ़ने लगी, क्योंकि अब व्यापारीकरण हो गया तो ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृषि मजदूर चाहिए, ऐसा होने लगा था। समृद्ध राज्यों में मजदूरों का प्रवास, और मजदूर कहाँ पे जाएंगे? हमेशा समृद्ध राज्यों की तरफ जाएंगे जहाँ पे रोजगार के अवसर हो, जो धनी राज्य हो। कभी भी कोई मजदूर ऐसी जगह थोड़ी जाएगा जहाँ पे रोजगार ही ना हो, जो बहुत ही बुरी स्थिति में हो, समझ गए ना। तो समृद्ध राज्यों की तरफ प्रवास हुआ। मजदूरों के प्रवचन, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रवसन होगा, ठीक है, प्रवसन यानी प्रवास कह लो। मजदूरों के प्रवसन का यह प्रवास सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कृषि संपन्न क्षेत्रों तथा महानगरों की तरफ हुआ, यानी कि जो मजदूर थे वो सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर की तरफ जाने लगे, कम उत्पादन वाले क्षेत्र से अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र में जाने लगे, ग्रामीण अवस्था से महानगरों की तरफ जाने लगे। तो इस तरीके से प्रवास जो था ये मजदूरों का हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि कृषि के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। अब देखो, वैश्वीकरण आपने पहले ही पढ़ रखा है, भूमंडलीकरण मतलब यहाँ पे वैश्वीकरण से। देखिए, हमारे यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है अब उसका विक्रय जो है वो विदेशों में होने लगा है। भारत की दाल दूसरे देशों में बिक्री है, भारत में उगाई जाने वाली चीजें दूसरे देशों में बिक्री है, ठीक है, वहां की चीजें भारत आ रही है। तो इसको कहा जाता है कृषि का भूमंडलीकरण, यानी जो खेती वाले उत्पाद होते हैं वो भी एक देश से दूसरे देश में जो बेचे जाते हैं। तो देखिए, कृषि का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कृषि फसलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल किए जाने की ओर संकेत है, यानी कि जो भारत में कृषि में जो फसलें उगाई जा रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाए, तो ये संकेत है कि भाई भूमंडलीकरण कृषि के क्षेत्र में हो गया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का किसानों पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। पंजाब कर्नाटक जैसे यहाँ पे कोमा आएगा, पंजाब कर्नाटक जैसे इलाके में किसानों द्वारा किसानों द्वारा कंपनियों ने कुछ निश्चित फसलें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। देखिए, क्या तो होता है कि जैसे कोई कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई तुम्हारी ये जमीन है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, कि भाई ये तुम्हारी इतनी जमीन है, तुमको ये फसल उगानी है और हम तुम्हें इतना प्राइस दे देंगे, यानी पहले से ही फसल उगाने से पहले से ही प्राइस डिसाइड हो जाता है कि भाई इतना रुपए दे देंगे। इससे क्या होता है, किसान थोड़ा बेफिक्र हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से ही पता होता है कि भाई इतने पैसे मिल जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा संविदा खेती, ये वही होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पद्धति के तहत उगाई जाने वाली फसलों की पहचान की जाती है कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो किसानों से इन फसलों को खरीद भी लेती हैं, जिससे किसान उनको बेच सकते हैं। ये कंपनियां पूर्व निर्धारित, यानी पहले से ही मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है कि भाई हम तुम हमें इतना गेहूं दो और हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, या तुम हमें ये फसल दो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, पहले से ही निर्धारित हो जाता है, और उसको फसल खरीदने का आश्वासन दे देती है। इससे किसान बाजार की तरफ चिंतित नहीं रहता, ठीक है। नहीं तो किसान चिंतित रहता है कि भाई फसल उगेगी नहीं उगेगी, कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, रेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बहुत चिंता होती है किसान के मन में। लेकिन अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर उसको वो चिंता नहीं रहती। इसके अलावा कृषि के भूमंडलीकरण के तहत बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं, इनके द्वारा कृषि मद भी दिए जाते हैं, जैसे अच्छे बीज दिए जाते हैं, अच्छे कीटनाशक दिए जाते हैं, खाद उर्वरक, ये सारी चीजें भी बेची जाती है किसानों को, ठीक है। तो ये भी मतलब क्या हो जाता है, किसानों को दिया जाता है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट, और यहाँ से हमारे इस चैप्टर के सारे मेन क्वेश्चन कर दिए। और जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हरित क्रांति का है। अक्सर हरित क्रांति से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था, पार्ट 1 में आप उसे भी देखें, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।